और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। दुष्यंत गौतम को फिर से उत्तराखंड बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई है। हाईकमान ने दुष्यंत गौतम को चुनाव प्रभारी बनाया है और उत्तराखंड सह प्रभारी के पद से रेखा वर्मा को हटाया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को देहरादून आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खास तैयारी की है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि वो कल आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर पूरी तरह से तैयारियां तेज है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन कल उत्तराखंड और कांग्रेस के लिए होने जा रहा है। 28 तारीख कल एक किसान का बेटा, एक दलित का बेटा, जो अपनी मेहनत के दम पर, जो 1969 में कर्नाटका में एक ब्लॉक का अध्यक्ष के पद पर आसीन थे, वो अपनी मेहनत के दम पे पूरे देश की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आज विराजित है। आजाद शत्रु के नाम से जिनको जाना जाता है और लंबा अनुभव उनके पास है और जिस तरीके से सदन में वो सरकार को घेरते हैं काबिले तारीफ है। हमने जो अध्यक्ष जी का आगमन है, क्यों वो सारे देश भर में जा रहे हैं, लेकिन हमारी देवभूमि को उन्होंने 2024 में परिवर्तन के आह्वान के लिए चुना। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के लोगों और सारे देशवासियों से परिवर्तन के लिए अनुरोध करें। मालूम ही है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल देहरादून आगमन है। और उत्तराखंड सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ का वार्षिक सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और मुख्यमंत्री ने आरोही पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सिविल सेवा संघ के कई अफसर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए और जनता की समस्याओं को समाधान करना चाहिए। सरकार की जो छवि है उसको बनाने का काम भी आप सब लोगों के हाथ में होता है। आप अच्छा काम करेंगे तो हम न भी अच्छा काम करें तो भी उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से हमको मिल जाएगा। क्यों पांडे जी, सही है ना? बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए आप लोग सरकार और जो जन सामान्य है उनके बीच के सेतु हैं, एक कनेक्ट करने वाली बड़ी रस्सी कह सकते हैं, सेतु कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन का एक माध्यम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सरकार को जो बातें अपनी जनता तक पहुंचानी है उसका सबसे प्रमुख माध्यम आप सब लोगों से बेहतर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, संपर्क जितना अच्छा होगा, सेतु जितना अच्छा होगा, जितना लचीला होगा, उसमें जो वजन सहन करने की क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी। इसलिए आप लोग जितना अच्छा जनता और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे उतना बेहतर सरकार भी काम कर पाएगी। क्योंकि कई बार होता क्या है, जो सरकार के काम ही नहीं होते हैं वो काम भी सरकार को करने पड़ते हैं, वो काम भी सरकार को करने पड़ते हैं। छोटी छोटी समस्याएं जिसको आप सबके माध्यम से इसका समाधान होना है, वो समाधान सीधे यहाँ मुख्यमंत्री के स्तर तक आ जाता है। नीचे बीच की सारी सीढ़ियां गायब हो जाती हैं, जितने स्टेप हैं वो गायब हो जाते हैं। तो अब मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का कार्यालय अब जो काम है, नीतिगत निर्णय लेने हैं, कुछ अन्य योजनाएं चलानी हैं, कुछ समाधान करने,
वो काम करे, बड़े बड़े नीतिगत निर्णय ले, कि अब वो छोटी छोटी चीज़ों को स्वयं सुलझाने में लगा रहे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए जिसका जो काम है उसको वो काम पूरे शिद्दत के साथ करना चाहिए, पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए, पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। आप लोग जो गुड गवर्नेंस है उसके अग्रदूत हैं, इसलिए आप सभी को गुड जो गवर्नेंस है उसमें इनोवेशन पर जोर देना चाहिए। और आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रखी हैं यहाँ पर, और मेरा ये मानना है, देखिए मैं भी चीज़ों को शून्य से देखता हूँ, शून्य से देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, जो मैं नहीं जानता उसको भी समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जो ज़रूरत है, जो राज्य के हित में है, उसमें निर्णय मैं उससे लेता हूँ, भले ही थोड़ी देर कर देता। कई बार लोग कहते हैं अरे ये आपने जल्दी निर्णय लेना चाहिए था। मैं जल्दी निर्णय नहीं लेता। हाँ, अगर मैं निर्णय ले लेता हूँ तो मैं फिर। और सोशल मीडिया में छाए रहने वाले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल 26 जनवरी के मौके पे तिरंगा फहराने से पहले ही उन्होंने राष्ट्रगान गा दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। और मसूरी में उत्तराखंड रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से कई वाहन उसकी चपेट में आए, 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। और वहीं बस के ब्रेक फेल होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात रही। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। रात को दिल्ली से ये पहुंची, सुबह 5 बजे गाड़ी पहुंची थी और इसका प्रेशर पाइप खराब हो गया था। खराब होने पे साइड लगा रखी थी। साइड लगाने पे ट्रैफिक निकल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। अब दरोगा जी आए, उन्होंने कहा हम राज्यपाल का दौरा है, राज्यपाल आ रहे हैं मसूरी में और आप इसको साइड करो। उसने मना करा, नहीं सर नहीं जाने की गाड़ी है, होने की नहीं साइड, इसके ब्रेक फॉलो हो रखे हैं। कहा नहीं तुम साइड करो इसको, ये जबरदस्ती दरोगा जी ने साइड कराई। अब इसके ब्रेक फैले होके नहीं रुकी गाड़ी, पीछे थोड़ी चलेगी, फिर ये गाड़ी 3-4 गाड़ियों को रोकती हुई निकल गई। मिनिमम अभी 1 घंटे पहले की बात है। मैं ऊपर से नीचे जा रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, एयरपोर्ट की सवारी थी मेरे पास। मुझे पुलिस वाले ने हाथ दिया कि अभी रुक जा, कि बस बैक हो रही है, बैक होने दे उसके बाद चले जाइए। बस बैक हो चुकी थी पूरी, मैंने देख ली थी। उसके बाद मेरे को पुलिस वालों ने हाथ दिया कि तू निकल जा। अब जैसे मैं सामने से नीचे आया, मैं 10 मिनट पे भी नहीं था, तब तक पीछे की बस की ब्रेक फेल हो गए। अब मुझे भी क्या पता चलता पीछे क्या हुआ। अब पास अचानक से दून अस्पताल में बाहर से रेफर होकर आने वाले मरीजों को भर्ती किए जाने से पहले अब रेफरल हिस्ट्री देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय ढोभाल ने कहा कि इस कदम से फायदा ये है कि बाहर से आने वाले मरीजों के उपचार के लिए पूरी जानकारी मिल पाएगी। देखिए, इससे फ़ायदा ये है कि एक तो रेफरल हिस्ट्री में हमें पेशेंट का पूरा डिटेल मिलेगा, जहाँ भी प्राइमरी सेंटर में वो गया था, किन दिक्कतों से आया, क्या इलाज किया, ताकि कार्रवाई उसके आगे की चालू हो। और अभी तो सॉफ्टवेयर जो होगा वो इतना एडवांस किया जाएगा कि यहाँ तक कि अगर पेरिफेरी में कोई एक्सरे हुआ है तो वो भी लोड हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर मरीज रेफर होके आया। जाने माने इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच 3 दशक से ज़्यादा शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे, अब उनको सम्मान दिया जा रहा है और गणतंत्र दिवस 2024 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पे डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने खुशी जाहिर की और कहा, ये सम्मान ठीक उसी प्रकार है जिस तरह किसी साधक को उसकी साधना का फल मिलता है। मैं इस अवसर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे कि किसी तपस्वी को, किसी साधक को अगर उसकी साधना का फल मिले तो जैसे खुशी उसे होती है, ये खुशी मुझे हुई। मैंने जो 1977 से ये काम शुरू किया था, इतिहास में, पुरातत्व में, संस्कृति में, अभिलेखों में, पुरातत्व के क्षेत्र में, उसकी परिणति जो इस पुरस्कार के रूप में हुई, उससे मुझे प्रसन्नता है। उन शोधों ने, उन खोजों ने मेरे विगत जो लेखन, इतिहास का जो विगत लेखन था, उसमें कई संशोधन किए हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ।
और इससे लोगों ने स्वीकार किया। इसीलिए मेरी जो अब तक लिखा जो साहित्य है उसको लोगों ने प्रमाणित माना और उसको विश्वविद्यालयों में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्थान दिया गया। प्रत्येक जो शोध होता है। हरिद्वार के एसएसपी ने लक्सर के चर्चित ब्लाइंड मर्डर केस का 48 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया। 24 जनवरी को पुलिस को संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ था। मृतक के बेटे द्वारा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 26 जनवरी को बिहार भागने की फिराक में जुटे आरोपी को रेलवे स्टेशन जाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया और इसका खुलासा किया। तारीख को 112 पे एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक जनतकली इंटर कॉलेज जो है उसके पास में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। प्रथम दृष्टया ये मामला एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन जब मौके का मुआयना किया गया फोरेंसिक टीम के द्वारा, जब मौके पर पहुंच के देखा गया तो उसमें कुछ गंभीर चोटों के निशान थे, जिसे पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसके whereabouts जानने की कोशिश की, क्योंकि इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन आसपास के जब लोगों से पता किया गया और सघन जांच की गई तो इस व्यक्ति की पहचान की गई, जिसका नाम राजेंद्र था। हाँ, इसमें पूरे प्रकरण में क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार इन लोगों के द्वारा इस पर मेहनत की गई। इसमें 5,000 रुपये मेरे द्वारा इनाम की घोषणा की गई है। और इनकी मसूरी के लंढौर बाजार के बूचड़खाने में एक गोदाम में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन आग में काफी नुकसान हुआ। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले के अफसरों को बड़ा संदेश दिया। मयूर दीक्षित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बस में बैठकर वो यहां बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि बस में बैठने से एक अच्छा संदेश जाएगा दूसरे अधिकारियों में और कर्मचारियों में। अधिकारियों के साथ हम तेलंगाना बीडीसी में जा रहे हैं और इसमें बस से जाने का प्रयोजन यही है कि सभी अधिकारी एक साथ जाएं। इससे ईंधन और गाड़ियों में जो फ्यूल है उसकी बचत तो होती है, साथ ही एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी होती है और आने और जाने के समय में जो भी इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं या जो भी चीज़ें होती हैं आपस में बातचीत होती है उसका भी उद्घाटन होता है, तो समय की भी बचत होती है। और ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर यहाँ पे एक तरीके से जागरूकता शिविर लगाया और इसमें छात्रों ने जहाँ ट्रैफिक नियमों की बारीकियों को समझा, वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। कालाडूंगी नगर में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी विधायक बंशीधर भगत के नेतृत्व में ये रैली निकली। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और रैली का संचालन बीजेपी मंडल महामंत्री हरीश मेहरा ने किया। आज पूरा देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। और साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी ने स्थान स्थान पर पूरे क्षेत्र में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया है, ताकि तिरंगा पकड़ के लोगों को राष्ट्रीय भावना जागृत हो और देश के प्रति समर्पण का भाव जगे। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने सभी क्षेत्रवासियों, कालाडूंगी पूरी नगर पंचायत, पूरे मंडल की टीम ने सामूहिक रूप से मास के महीने के जो खिचड़ी का हमारा पहाड़ियों का कुआनी का जो मास की खिचड़ी का आयोजन होता है आज हमने किया और 26 जनवरी तिरंगा यात्रा एक भव्य रूप से कालाडूंगी नगर में हमने निकाली, जिसमें हमारे माननीय विधायक। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को जाने वाले थे, लेकिन ज़्यादा भीड़ के चलते फिलहाल इस कार्यक्रम को टाल दिया है और अब वो 10 फरवरी के बाद आगे की कार्य योजना बनाएंगे। तो 10 फरवरी के बाद तय होगा कैबिनेट के जाने का वहाँ पे कार्यक्रम। रामलला के दर्शन कब होंगे, क्योंकि पहले 2 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि व्यवस्था खराब ना हो, किसी तरह की कोई वहां पे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेके अभी फिलहाल धामी कैबिनेट ने अपना ये कार्यक्रम रद्द किया है। अब 10 फरवरी के बाद तय होगा कि पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री कब जाएंगे दर्शन करने के लिए। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का
बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूँकि हम लोग भी वहाँ पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम